नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसबी हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ साथ पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल से संबंधित प्रश्न भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विच एजेंसी एक्ट एज ए रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड्स के रेगुलेटर की तरह कार्य करती है? तो इसका आंसर है सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का हेडक्वार्टर जो है दोस्तों ये है मुंबई में, और इसके चेयरपर्सन का नाम याद रखिए, इनका नाम है अजय त्यागी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फोर्ट। तो किस किलो को गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है जैसलमेर फोर्ट को। दोस्तों, जैसलमेर फोर्ट को गोल्डन फोर्ट या फिर सोनार किला भी कहा जाता है। सोनार किला ये राजस्थान में स्थित है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसका नाम आता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया में टोटल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? तो इंडिया में टोटल 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें कि 30 जो है वो कल्चरल साइट हैं, यानी कि सांस्कृतिक विरासत है। 7 जो है नेचुरल साइट्स हैं, प्राकृतिक, और एक जो है मिक्स क्राइटेरिया वाली है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए कि इंडिया में टोटल 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन हरियाणा। तो कौन सी हड़प्पाई स्थल जो है वह हरियाणा में स्थित है? तो इसका आंसर है राखीगढ़ी। ठीक है दोस्तों, राखीगढ़ी जो है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है और यह बिगेस्ट हड़प्पन साइट है। हड़प्पा की जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी, जो कि 400 हेक्टेयर में फैली हुई है। ठीक है, और कौन से स्टेट में है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच इंडियन नेशनल मूवमेंट वंदे मातरम बिकेम द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ पीपल। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो इसका आंसर है दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन के तहत। 16 अक्टूबर 1905 से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और लोगों ने इसमें विदेशी सामान का बहिष्कार किया था और वंदे मातरम के नारे लगाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की जो पूर्वी सीमा है वह है लद्दाख रीजन। ठीक, और दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क, जो कि पहले JNK में था, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यह लद्दाख रीजन में आ गया है और हेमिस नेशनल पार्क जो है वो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। ठीक, और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हैं वह हैं राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर, और JNK के नए उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सिनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स गैप स्थित होता है? तो दोस्तों अभी मैं इमेज के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि सिनेप्स गैप क्या होता है। तो जो दो न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके बीच का जो गैप होता है, खाली स्थान होता है, उसको सिनेप्टिक गैप या फिर सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये होता है, ये हमारे दो न्यूरॉन हैं और इनके बीच का जो गैप है इसको सिनेप्स कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, तो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, हु डिस्कवर्ड मलेरिया कॉजिंग जर्म्स। तो मलेरिया जो है आपको पता है कि पैरासाइट से फैलता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? तो मलेरिया परजीवी की खोज की थी चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवेरन ने 1880 में, 1880 ईस्वी में उन्होंने प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो कि मलेरिया कॉज करता है, उसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इसका आंसर है जस्टिस M वीरास्वामी के खिलाफ 1993 में सबसे पहले संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस रामास्वामी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस रामास्वामी। ठीक,
अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बोर्न इन पाटलिपुत्रा विच इज नाउ इन। तो चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे। तो पाटलिपुत्र अब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पाटलिपुत्र अभी है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी, बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 368 डील्स विथ। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 368 है उसमें क्या वर्णित है? तो इसका आंसर है पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो संविधान में जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, उनको पारित करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 368 के तहत मिलती है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 368 रिलेटेड विथ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जितने भी संशोधन होते हैं वह सब आर्टिकल 368 के तहत ही किए जाते हैं। नेक्स्ट, द हाइस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, दक्षिण भारत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी पीक जो है वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 2695 2695 मीटर जो है ऊंची है। और यह कौन सी रेंज में आती है? यह वेस्टर्न घाट्स, जिसको कि सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है। यह वेस्टर्न घाट रेंज में आती है अनायमुड़ी चोटी, और केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में आती है? केरला स्टेट में। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, द स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो ऐसी संरचना जो कि भ्रूण को पोषण करती है, ठीक है। जब दोस्तों भ्रूण जो है वह मादा के गर्भाशय में स्थित होता है तो उसको पोषण कहाँ से मिलता है? तो उसको पोषण जो है प्लेसेंटा के तहत मिलता है। अभी मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे जो है प्लेसेंटा के तहत। ये देखिए दोस्तों, यह है वॉल ऑफ यूटेरस, ठीक है। यह है हमारा गर्भाशय, महिला का गर्भाशय, और यहाँ पर जो है ये प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा जो है भ्रूण के अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है, ठीक। तो प्लेसेंटा से जो फूड होता है वह भ्रूण तक पहुंचता है प्लेसेंटा के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन विनर मिस यूनिवर्स अवार्ड। तो मिस यूनिवर्स का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है सुष्मिता सेन। दोस्तों मिस यूनिवर्स पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी। इनको 1994 में मिस यूनिवर्स दिया गया। एक होता है मिस वर्ल्ड, ठीक। तो मिस वर्ल्ड सबसे पहले भारतीय महिला कौन थी जिसको मिस वर्ल्ड मिला? तो 1966 में रीता फारिया। किसको मिला? रीता फारिया को मिस वर्ल्ड मिला। ये ध्यान रखिए, ठीक। नेक्स्ट है, Which of the following organizations is not having its headquarter in Geneva? तो इनमें इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है यह मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ना कि जिनेवा में। और बाकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। दोस्तों अन्य कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हैं कि जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो उनका नाम भी आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है दोस्तों। एक रेड क्रॉस, ठीक है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। तो भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यपाल के नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 ईयर्स। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 157 के तहत, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 35 ईयर्स गवर्नर के लिए इसका राइट आंसर है। अगला, परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा पेश किया गया था? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल में दोस्तों वह पेश किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। कब किया गया था? 1786 में, 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चंस में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार, तो इसको ध्यान रखिएगा और शुरू करते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी कंजर्व एंड इम्प्रूवमेंट द नेचुरल इन्वायरमेंट। दोस्तों भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत के पर्यावरण को और उसमें संरक्षण करे, सुधार करे। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आती है आर्टिकल 51A के अंतर्गत। तो इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी है और फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं आर्टिकल 51A पार्ट 4A के अंतर्गत। पार्ट भी याद रखिएगा इसका, कौन से भाग में आती हैं, तो भाग 4A के अंतर्गत, ठीक है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? बाय विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द पब्लिक सर्विस बीन प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक सर्विसेज को, जितनी भी हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 311, ठीक है। अनुच्छेद 311 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ठीक है, तो केंद्र और राज्य के जितने भी प्रशासन से रिलेटेड संबंध होते हैं वो हमारे आर्टिकल 256 से 263 के अंदर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप जिनको हम बोलते हैं। और यह कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट XI में, ठीक है दोस्तों। पार्ट 11 में आते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? इन विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो दोस्तों आर्टिकल 40 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो राज्य है वह ग्राम पंचायत का गठन कर सकता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है दोस्तों। जो भी ग्राम पंचायत होती हैं उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्रपति जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तय समय से पहले भी भंग कर सकता है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस करके आर्टिकल 85 के तहत तय समय से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है, ये राष्ट्रपति की पावर है। तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 85, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की। तो दोस्तों भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल वर्णित हैं। एक तो है नेशनल इमरजेंसी जो कि आती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, ठीक। और दूसरी है स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल या फिर राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, यह आती है आर्टिकल 356 के अंदर। और एक है वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आती है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है तो आर्टिकल 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेशनल लिख लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। अगला प्रश्न है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो वित्त आयोग का गठन जो है किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यह किया जाता है आर्टिकल 280। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह और आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला है आर्टिकल 356, आपको पता ही है, मैंने भी बता दिया, राष्ट्रपति शासन या फिर स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 से है। अगर किसी भी राज्य में लोकतांत्रिक कुछ गड़बड़ी होती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। अगला है, अंडर विच आर्टिकल इज द वर्क ऑफ UPSC मेंशन्ड। तो UPSC के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो UPSC के कार्यों का उल्लेख है आर्टिकल 320 में। दोस्तों करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिए। UPSC के भी चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी, नए चेयरमैन बने हैं 2020 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन इज इन मदर टंग बाय द स्टेट्स। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने के निर्देश हैं? तो जो राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसी में बच्चों को प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। तो इसका आंसर है आर्टिकल 350A के तहत यह बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 350 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। अगला प्रश्न,
कि वित्तीय आपातकाल, दोस्तों अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो ये भी ध्यान रखिए। और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी को राष्ट्रपति द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अगर आपको और वीडियो चाहिए और अधिक से अधिक टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।